Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, dear children? I hope you all are doing good. By the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Today, inshallah, in English, we are doing Unit 6, that is, the balloon. This is basically a poem, right? Can you see it on page number 46 in your book? Yes, mashallah. It's a wonderful poem. See, one thing that I want to tell you over here. See, poems are generally non-realistic. ये imagination पे बेस्ड होती हैं. तो कवि और ये सब चीज़ें this is not appreciated in Islam at all. इस्लाम में ऐसी चीज़ों का appreciated नहीं है. हाँ, कुछ अगर वाकई में कुछ poems ऐसी होती हैं जो वाकई में reality के ऊपर बेस्ड होती हैं, दे आर वंडरफुल, बट जनरली दे आर फेक. तो इसलिए हमें ज़्यादा कविता में, गानों में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहिए, राइट? अनलेस इट इज़ इस्लामिक, और इस्लामिक में भी कंटेंट चेक करके, एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक करके पता चलेगा कि वाकई में कंटेंट ठीक है या नहीं. ऑल राइट, सो इंशाल्लाह लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, रादर दिस पोएम. They have invented a balloon that stays on the ceiling. Now, poet is talking about that people have invented a balloon, and balloon, where does it stay? कहाँ रहता कहाँ है balloon? We know that balloon it go and stops on the ceiling. अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाकर के रुकेगा? छत से जाकर के रुक जाएगा. They have invented a balloon that stays on the ceiling. जो सीलिंग पे जाकर के रहता है. देखा है आपने? Yes. Nevermore will I have that morning bring down feeling. Okay. Now see, nevermore. ये देखिए, आप बोल्ड में लिखा हुआ है. बोल्ड में लिखा हुआ है, it means इसका मीनिंग आपकी बुक में कहीं दे रखा है. Okay, now come to this page. Glossary. Glossary में nevermore, never again, right? Okay, that's good, right? Never again will I have that morning bring down feeling, walking up and seeing balloons I bought the day before lying on the floor. क्या होता है, जब भी हम एक बलून लेकर के आते हैं, रात में तो हम सीलिंग पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे कहाँ पे मिलता है? फ्लोर पर मिलता है. उसकी गैस निकल जाती है तो वो हमें फ्लोर पर पड़ा हुआ मिल जाता है. द पोएट इज सेइंग द सेम थिंग, राइट? नेवर मोर, नेवर अगेन विल आई हैव दैट मॉर्निंग ब्रिंग डाउन फीलिंग. जो सुबह में फीलिंग आती है ना, ले फुस से होकर के नीचे चला गया वाली फीलिंग, ब्रिंग डाउन फीलिंग, यानी नीचे आ जाता है, सब गुस्सा आ जाता है कि अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ. लेकिन अब ऐसी फीलिंग नहीं आएगी. वेकिंग अप एंड सीइंग, जब मैं उठता था और देखता था, क्या देखता था? बलून्स जो मैं कल लेकर के आया था, दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर. नो फीलिंग बैड, अब कोई बुरा नहीं लगता है. नो फीलिंग सैड, अब सैड भी नहीं लगता है. Now it stays for days and days and night hanging out by my bedroom light. अब जो हैं वो ऐसे हैं कि वो मेरे बिल्डिंग के, मेरे बेडरूम के बाहर जो है वो सब लटके रहते हैं, right? Nevermore will we laugh at the balloon that couldn't last and float in mid-air halfway between the ceiling and the floor. Nevermore and never again. अब हम हंसेंगे भी नहीं ऐसे बलून पर जो क्या होता है, आधा तो ऊपर होता है और आधा नीचे होता है. कभी कभी ऐसा होता है उसकी गैस कम हो जाती है तो हल्का सा नीचे आ जाता है. यस, तो उस पर हमें बहुत हंसी आती थी. फीलिंग ऑफ फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर के बीच में कहीं रुक जाता था वो. द बलून दैट कुडंट मेक इट्स माइंड अप वेदर टू सिंक और सोल. अब यहाँ पर उसने मजाक करके बताया कि एक ऐसा बलून है वो जो जिसकी गैस थोड़ी निकल चुकी है. वो कैसा है? वो तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे चला जाऊं.
देखिए सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है, जहाज डूबते हैं, जहाज सिंक कर जाते हैं। सोर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब आप ये येलो कलर में लिखा हुआ है इस तरीके से। जब कोई चीज येलो कलर में लिखी होती है इट मीन्स यहां पर इसका वर्ड चेक में इसकी मीनिंग दे रखे हैं। वर्ड चेक में आपने देख ली इसकी मीनिंग। देखिए यह है सोर, इसका एक मतलब है टम्बल, एक है फ्लाई अप इन द एयर। आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनमें से कौन सा इसका मीनिंग होने वाला है। अब आप फिर भी आप चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, नाउ वी हैव, अब हमारे पास है मिस्टर परफेक्टो। मिस्टर परफेक्टो, नंबर उनो, द क्लेवर डिक with its one stay in the air trick, never dropping, never stopping topping, right? Never stopping topping. Oh, never fated, to be deflated, forever over our heads and over our beds, scarcely budging, gently nudging. अब उन्होंने क्या बताया, नाउ दे टोल्ड कि अब ऐसे वाले आ गए हैं जिनको हम क्या कह सकते हैं, अब हम ऐसे आ गए जिनको हम मिस्टर परफेक्टो कह सकते हैं। देखिए ग्लॉसरी में इसका मीनिंग क्या दे रखा है, राइट साइड में पेज में देखिए आप, मिस्टर परफेक्ट, नोमेरो इनो, ये भी नंबर 1 के लिए इस्तेमाल होता है। क्लेवर डिक, समवन हु थिंक्स दे आर वेरी क्लेवर एंड लाइक्स टू शो ऑफ। यानी अब जो आ रहे हैं, अब ऐसे बलून आ रहे हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं, ऐसे न्यूमेरो उनो जिनको नंबर 1 कहा जा सकता है। वो क्या है, विद इट्स वन स्टे इन द एयर ट्रिक। अब उन्हें लगता है कि ऐसी ट्रिक आ गई है उनको कि वो हवा में ही रहते हैं। नेवर ड्रॉपिंग, अब गिरते ही नहीं है। नेवर स्टॉपिंग टॉपिंग, जब वो टॉप से नीचे आते ही नहीं है, ऐसा है कि ऊपर ही है। नेवर फेटेड, फेटेड मतलब फेट कहते हैं किस्मत को, और यहाँ पे वर्ड चेक में 2 इसके मीनिंग दे रखे हैं। मेंट टू बी, लाइकली, ठीक है, मेंट टू बी, उसकी किस्मत जो है वो खराब नहीं है। टू बी डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड एम्प्टी ऑफ एयर या फुल ऑफ एयर, डिफ्लेटेड मतलब कम हो जाना, एम्प्टी ऑफ एयर। अब उनका ऐसा लगता है कि उनकी फेट ही नहीं है, कि यानी इनकी किस्मत में नहीं है, इनकी हवा कम हो गई और ये हमेशा फूले हुए ही रहते हैं। फॉरएवर आवर हेड्स, हमेशा हमारे सिर से ऊपर ही नजर आएंगे। एंड ओवर आवर बेड्स, और कहाँ नजर आते हैं, हमारे बेड के ऊपर। स्केर्सली बजिंग, स्केर्सली बजिंग, जेंटली नजिंग, स्केर्सली बजिंग, जेंटली नजिंग, कभी भी वो जो है फ्लोट करते हुए नजर नहीं आते हैं। इत्तेफाक से कभी जो है वो बज करते हुए नजर आते हैं। बजिंग का मतलब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, आप कभी कभी इंग्लिश में ड्राइव करने की भी कोशिश किया कीजिए। नजिंग का मीनिंग आपको मिल सकता है। नजिंग का मीनिंग फ्लोटिंग होगा या पुशिंग, पहले आप बताइए, टेक्स्ट से फाइंड आउट करिए सबसे पहले, ठीक है। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं तो बता ही दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप इसका मीनिंग बताइए पहले। नजिंग का मीनिंग आप सोचिए, नज का मतलब क्या होता है। सोचिए, यहां से टेक्स्ट पढ़िए एक बार। मैं आपको मौका दिया है सोचने के लिए, मैंने, ऐसा नहीं है। देखिए नजिंग का मतलब होता है पुशिंग, ठीक है, आपने समझ में आ गया। जेंटली नजिंग, हल्का सा पुश होना। तो स्कैर्सली बजिंग, बजिंग क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मैंने उल्टे से मीनिंग आपको ड्राइव करना बताया है यहां से, ठीक है। तो इसका स्कैर्सली बहुत इत्तेफाक से कभी वो बज करेगा। तो यहां पे क्या था, पुशिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लाइट मूवमेंट, हल्का सा मूवमेंट, ठीक है। अनबियरेबली स्लो, कैसा है, अनबियरेबली स्लो, बिल्कुल जो बर्दाश्त भी नहीं कर जा सकता, इतना स्लो है, ओके।
द गेस्ट हु वॉन्ट गो। अब ऐसा गेस्ट बन करके आ गया है ये बलून जो कि जाने वाला ही नहीं है, हमारे साथ रहने वाला है। इट्स नॉट अ बलून, दैट्स अ लाई, इट इज अ स्पाई। अब ऐसा बलून नहीं है जो नीचे पड़ा रहता है, ठीक है, लाई, ये झूठ बोलता है। इट्स अ स्पाई। स्पाई, स्पाई का मतलब क्या होता है? स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। अब ऐसा नहीं कि वो नीचे गिर के पड़ा रहेगा, अब तो ये ऊपर से झांकता रहेगा, हमें देखता रहेगा। सो आई से, अब मैं कहता हूं ब्रिंग बैक द, ब्रिंग डाउन द बलून गोइंग टू ग्राउंड। ठीक है, अब तो मैं उल्टा कहता हूं ब्रिंग बैक द, ब्रिंग डाउन, वो अब उसको नीचे लेकर खाओ, द बलून गोइंग टू ग्राउंड, अब वो नीचे जाने वाला, आना वाला चाहिए। द बलून दैट रिंकल्स एंड क्रिंकल्स, अब तो वो वाला बलून लेकर के आइए जिसके अंदर रिंकल पड़ जाते हैं। रिंकल क्या होता है? झुर्रियाँ पड़ जाना, यानी जब गैस निकल जाती है तो उसके रिंकल्स हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। एंड क्रिंकल्स, और वो झटक जाता है, रिंकल्स एंड क्रिंकल्स। द बलून दैट वुड ऑफन सॉफ्टन, ऐसा बलून जो अक्सर सॉफ्ट हो जाता है। देखिए ये है राइटिंग का स्टाइल। रिंकल्स एंड क्रिंकल्स दोनों एक जैसे ही मीनिंग इस्तेमाल कर लिए। रिंकल्स एंड क्रिंकल्स क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि पोएम है और पोएम्स में थोड़ा सा गाने के अंदाज में मिलते हुए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऑफन सॉफ्टन, अक्सर सॉफ्ट हो जाता है। आई डोंट वॉन्ट, राइट, आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद द हॉरर, अब मैं इस डर के साथ नहीं रहना चाहता हूं। ऑफ द बलून दैट विल बी देयर टुमारो, दैट विल बी अप देयर टुमारो, द प्लास्टिक फ्रीक। अब मैं इस डर के साथ में नहीं रहना चाहता हूं कि कल को इस बलून का क्या होने वाला है, कल को कहाँ, मैंने कहा द प्लास्टिक फ्रीक, ये जो इमेजिनरी डर है, प्लास्टिक का बना हुआ डर है, ठीक है। अप देयर नेक्स्ट वीक, जो अगले हफ्ते होगा, द फेयर इट विल बी अप देयर नेक्स्ट ईयर। अब तो मैं नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचता हूं। आई वॉन्ट टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद डिसअपॉइंटमेंट, मैं तो पहले से ही तैयार रहता हूं कि होना ही है। अब मैं ये नहीं सोचता हूं कि कल को ये होगा, कल को नहीं होगा, वो तो होना ही है। कल को जो बलून है वो तो नीचे गिर ही जाएगा, तो मैं पहले से तैयार होता हूं कि ऐसा ही होगा। इट विल बी देयर नेक्स्ट ईयर। अब क्या होगा, मैं ये देखता हूं कि अब जो बलून अगले साल ही मेरे पास आएंगे, क्योंकि आज सेलिब्रेशन के टाइम पे मेरे पास आए हैं। अब वो जो ऊपर मिलने वाले बलून हैं वो मुझे अगले साल ही मिलेंगे। आई वॉन्ट टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपना अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट के साथ नहीं रखना चाहता हूँ, यानी पहले से ही तैयार हूँ ये होगा ही बुरा, कि जो बलून है वो तो नीचे लटके गई, वो जो एक परफेक्ट वाले हैं वो बस खाली नजर आ जाएंगे मुझे, अब वो वाले नहीं। राइट, समझ में आ गया? ओके, नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर नंबर, सॉरी, एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 48. Discuss the answer of the following question. What have they invented? What have they invented? Balloon. Balloon लिख लेंगे बस सिर्फ आंसर. Where does the poet usually find balloons he bought the day before? अब आप लोग अपनी पेंसिल लीजिए और इस बुक में ही साइड में आंसर लिखते चले जाइए, ठीक है। जब आप बुक में लिख लेंगे तो फिर आप इसको कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखना है। Where does the poet usually find the balloons? कहाँ मिलते हैं उसको बलून? अभी पेंसिल नहीं है तो पॉज करिए वीडियो और 1 मिनट में लेकर के आइए पेंसिल और जल्दी से लिख लीजिए। कहाँ मिलते हैं बलून? ही बॉट द डे बिफोर, एक दिन पहले वो लेकर के आता है तो उसको कहाँ मिलते हैं? लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, लाइंग ऑन द फ्लोर, ठीक, बस इतना ही लिखिए, लाइंग ऑन द फ्लोर। हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही सीज द बलून ऑन द फ्लोर? उसको कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है? नो फीलिंग बैड, नो फीलिंग सैड, नाउ इट स्टेज
फॉर डेज एंड डेज एंड नाइट हैंगिंग आउट माई बेडरूम, तो क्या है? नो फीलिंग बैड। तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट फील बैड, ही डज नॉट फील सैड। ठीक है, बस ही डज नॉट फील बैड, ही डज नॉट फील सैड। मोस्ट बलून्स एंड अप ऑन द फ्लोर। बहुत से अक्सर फ्लोर क्या होते हैं, वो फ्लोर पर आ जाते हैं। दिस बलून इज अप नियर द सीलिंग। अब ये वाला जो नया बलून आया है ये तो सीलिंग पे ही रहता है। वेयर इज द बलून दैट कुडंट मेक अप इट्स माइंड। वो वाला बलून जो था, जो अपना माइंड नहीं बना पा रहा था, वो कहाँ मिलता है हमें? बताइए। मैंने बताया था सीलिंग और फ्लोर के बीच में, बिटवीन द सीलिंग एंड द फ्लोर। लिख लीजिए द बलून, ऐसे लिख लीजिए द बलून दैट कुडंट मेक अप इट्स माइंड, ये तो क्वेश्चन में से हो गया, इज बिटवीन द सीलिंग एंड द फ्लोर। ओके, नेक्स्ट इज राइट सेंटेंस टू आंसर ईच क्वेश्चन। अब इसमें यहां पे सेंटेंस लिखना है, यानी एक लाइन, दो लाइन लिखे। Why do you think the poet calls the balloon that stays near the ceiling Mr. Perfecto and numero uno? ऐसा बलून जो हमेशा सीलिंग पर लटका रहता है, उसको मिस्टर परफेक्टो नुमेरो उनो क्यों कहा है? बताइए। बिकॉज, क्यों बताइए, मैं हिंदी में बताता हूं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बलून हो वो सीलिंग तक पहुंचे, बड़ा दिखे और सीलिंग में लटका हुआ रहना चाहिए। वो नीचे पड़ा हुआ तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकल गई है, राइट? तो क्या बोलेंगे? बिकॉज वी वॉन्ट आर बलून टू बी टचिंग द सीलिंग एंड दे शुड नॉट गेट wrinkle or lying on the floor. दोबारा रिपीट करूं? ओके, आई एम रिपीटिंग। ओके, बिकॉज वी वॉन्ट आर बलून। देखिए मैं सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ अलग भी हो जाए, आप लोग अपने आप भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। बिकॉज वी वॉन्ट आर बलून टू बी टचिंग द सीलिंग, to be touching the ceiling, full stop. We want our balloon to be touching the ceiling. We don't want them to get wrinkled. We don't want them to be wrinkled. WRINKLED. And lying on the floor, LYING, lying on the floor, right? Okay, next question. What phrases does the poet use to show how long the balloon lasts? कौन कौन से फ्रेज इस्तेमाल किए हैं इस चैप्टर में जिससे हमें पता चलता है कि कितनी देर बलून रहता है? बताइए। देखिए जैसे ये यहां पर है, यहां से इट स्टेज फॉर डेज एंड नाइट्स हैंगिंग आउट बाय माई बेडरूम लाइट। ये फ्रेज जो है यहां से पता चल रहा है, ठीक है? एक लिख सकते हैं, बस एक ही काफी है, और भी दूसरे हैं, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है? द फ्रेज दैट पोएट यूज्ड टू शो हाउ लॉन्ग द बलून लास्ट आर फॉर डेज एंड नाइट्स हैंगिंग आउट माई बेडरूम लाइट। Okay, next. Why do you think the poet called balloon the guest who won't go? आपने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, एक पोएम में ये बात मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना रह गया। द गेस्ट हु वोंट गो, ऐसा गेस्ट जो कभी जाएगा नहीं।
अक्सर बलून जो आते हैं वो कब आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पोएम में लास्ट पार्ट में आपने कुछ पढ़ा था, उससे थोड़ी सी कनेक्शन है। देखिए क्या है, इट विल बी देयर नेक्स्ट ईयर, ये मेरे पास अब आएगा नेक्स्ट ईयर में। यानी हर साल इनके हिसाब से, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर इनके पास बलून आते हैं, और उस दिन पर एक्सपेंसिव बलून आते हैं, वो उनकी गैस से निकलती है। हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओके, तो अब नेक्स्ट ईयर कौन सा बलून आएगा? इनकी बर्थडे वाला, राइट? ओके, अब यहां से अब आप देखिए, द गेस्ट हु वोंट गो, ऐसा गेस्ट जो जाएगा नहीं। तो क्या होता है, घर में जब प्रोग्राम होते हैं तो गेस्ट आते हैं, तो इस बलून को भी वो एक गेस्ट मान रहा है, इस बलून को भी वो गेस्ट मान रहा है, और ऐसा गेस्ट जो घर में तो आगे अब जाएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन बिकम, व्हाई डू यू थिंक द पोएट कॉल द बलून द गेस्ट हु वोंट गो? पोएट ने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज, क्योंकि उसने बलून को ही गेस्ट मान लिया है। ठीक है, और सारे गेस्ट तो चले जाते हैं फंक्शन के बाद, लेकिन बलून घर में रुक जाता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे आप? बिकॉज आफ्टर द फंक्शन इज ओवर ऑल द गेस्ट्स गो बैक टू देयर हाउसेस बट बलून स्टेज इन हिज हाउस। आई एम रिपीटिंग इट, बिकॉज आफ्टर द फंक्शन, या आफ्टर द सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं, आफ्टर द फंक्शन all the guests go back to their houses, but the balloon stays with him, in his house. All right, okay, mashallah, good. Now coming to part C. Now it says, how do you know that the poet, आपको ये कैसे पता चला poet is pleased with the balloon that stays? देखिए ये जो है यहाँ पे कोलन लगा हुआ है, 2 डॉट को कोलन कहते हैं। आगे आज इंशाल्लाह कोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इस कोलन का मतलब क्या है, यही सेंटेंस आपको इसके साथ नहीं पढ़ना है और ये सेंटेंस आपको इसके साथ नहीं पढ़ना है, तब कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट कैसे है? हाउ डू यू नो दैट द पोएट इज प्लीज्ड विद द बलून दैट स्टेज नियर द सीलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? हाउ डू यू नो दैट द पोएट इज गेटिंग अनॉयड विद द बलून बाय द एंड ऑफ द पोएम? ठीक है, आप समझते हैं। हाउ डू यू नो दैट द पोएट इज प्लीज्ड, आपको कैसे पता चला पोएट खुश है? बलून दैट स्टेज नियर द सीलिंग, उस बलून से जो उसकी सीलिंग पर रहता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, शुरुआत में पोएम। कैसे पता चला? यहां पर है ना, नो फीलिंग बैड, नो फीलिंग सैड, बिकॉज द पोएट सेज, यहां पे लिख सकते हैं, बिकॉज द पोएट सेज नो फीलिंग बैड, नो फीलिंग सैड। ओके, हाउ डू यू नो दैट द पोएट इज गेटिंग अनॉयड विद द बलून बाय द एंड ऑफ द पोएम? उसको बुरा क्यों लगने लगा था? लास्ट में आते देखिए, बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट आई, भूल गए? आपकी, आई वॉन्ट टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपना अपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट से रखना चाहता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश होना, मैं अपना निराशावादी रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है बलून तो अब गया, 1 साल के बाद आएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज द पोएट सेज आई वॉन्ट टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि ये है ना, क्वेश्चन भी है ना, हाउ डू यू नो दैट द पोएट, आपको कैसे पता चला? तो पोएट ने खुद लिखा है, तो आप लिखेंगे बिकॉज द पोएट सेज, और ये लाइन पूरी लिखेंगे, आई वॉन्ट टू कीप माई अपॉइंटमेंट विद डिसअपॉइंटमेंट। देखिए पेंसिल साथ में रखिए आप लोग, जो मैं बताता जाऊं आप उसको बुक में करते रहिए और बाद में एक साथ कॉपी में कर लेंगे। नाउ हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम, आपको मालूम है लैंग्वेज भी वक्त के साथ साथ बदल जाती है। ओ इंटरेस्टिंग थिंग, कितनी अच्छी बात पता चली आज आपको।
Mashallah. Okay, good. The English language changes over time as new words are created and old words go out of use. The old words go out of use. There is no use of old words. There are new words coming up. Some words have been used for a very long time, but the meaning has changed. There were words which were being used for a long time, but their meaning has been changed in the past few years, over many years. For example, without used to mean outside. Initially, what was the meaning of without? Outside. But now it usually means not having. अब किसके इस्तेमाल होता है? Not having. Without pencil. Not having pencil. Without friend. कोई फ्रेंड नहीं है. लेकिन पहले क्या था? आउटसाइड के लिए इस्तेमाल होता था. कैन यू इमेजिन? अदर वर्ड्स हैव डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा न्यू मीनिंग मोर रिसेंटली. कुछ का अब जो वर्ड अलग बन चुका है, बट दे आर स्टिल कीपिंग द ओरिजिनल मीनिंग टू. लेकिन अभी भी उनका ओरिजिनल मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है. फॉर एग्जाम्पल, जिम यूज्ड एज एन एब्रीविएशन ऑफ जिम्नास्टिक. जिम जो है जिम्नास्टिक का एब्रीविएशन के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है. बट नाउ वी यूजुअली यूज इट रेफर टू स्पोर्ट्स सेंटर. लेकिन जिम अब हम किस लिए करते हैं? स्पोर्ट्स सेंटर. यहां पर एक्सरसाइज वगैरह होती है विद इक्विपमेंट फॉर गेटिंग फिट होने के लिए. ठीक है. नाउ न्यू टेक्नोलॉजीज एड न्यू वर्ड्स टू आवर लैंग्वेज. अब टेक्नोलॉजी के आने से भी नए वर्ड आ रहे हैं. मोबाइल, ये तो नया वर्ड है. मोबाइल का मतलब पता है क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. समथिंग कैन बी ट्रांसपोर्टेबल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है. तो मोबाइल है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह. सर्फिंग, इन्होंने जैसे बताया, सर्फिंग का मतलब वैसे वाटर स्पोर्ट होता है, लेकिन आज हम इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कहलाते हैं. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी के आने से भी हम कुछ वर्ड्स का नया इस्तेमाल करने लगे हैं. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज गुड वन. आप लोगों के लिए थोड़ी चैलेंजिंग भी रहेगी इंशाल्लाह. ओके, कॉपी दिस टेबल एंड राइट द मोर मॉडर्न मीनिंग. अब इनके मीनिंग वर्ड लेना है. मैं आपको बताऊंगा, लिखूंगा नहीं. ओके. फैंटास्टिक. फैंटास्टिक कहते हैं बहुत अमेजिंग को, जबकि पहले क्या वर्ड इस्तेमाल होता था? एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन. फैंटास्टिक, इमेजिनेशन में चले गए. यहां पे क्या है? मैंने अभी बताया था. नाइस, सिली. यहां पे क्या होता है? नाइस, अच्छे के लिए होता है. गुड, कंफर्टेबल. बज्जी है ये या बगी है? बगी है. ओके. हॉर्स ड्रॉन कैरेज. पहले दौर में आपने देखा होगा कि बगी होती थी, जिसको आगे घोड़े लगे होते थे और पीछे राजा महाराजा बैठे होते थे और वो जाते होते थे टक 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 टक. ओके. आजकल बगी वर्ड जो है वो पुरानी चीजें तो खत्म हो गई. तो अब ये बगी किसके लिए इस्तेमाल होता है पता है आपको? जो बच्चों के व्हीकल होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है. बच्चों के व्हीकल मतलब अरे छोटे बच्चों की जो प्रैम जिसको बोलते हैं हम, जिसमें छोटा बच्चा बैठता है, उसके लिए. द स्मॉल व्हीकल ऑफ बेबी. और यहां पर हॉर्स ड्रॉन कैरियज है, तो एनी कैरियज कैन बी कॉल्ड एज बगी. किसी भी कैरियज को जिसमें लोग बैठ सकते हैं उसको बगी कह देते हैं. कीन, शार्प के लिए इस्तेमाल होता है. कीन क्या है? इंटरेस्टेड. कोई इंटरेस्टेड है, आई एम कीन टू नो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं कि मुझे. एंथुसियास्टिक. क्विक. क्विक का मतलब क्या होता है? फास्ट. और यहां पे क्या? अलाइव. जिंदा को क्विक कहते थे. अभी केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो क्विक का वर्ड आपको देखेंगे कि ओल्ड डिक्शनरी के हिसाब से यूज मिलेगा आपको साइंस में, कहीं कहीं पर जो पुराने डेफिनेशन था. ऑफुल, फिल्ड विद वंडर. पहले जमाने में ऑफुल का मतलब होता था फिल्ड विद वंडर, बहुत अच्छा. आज की दौर में क्या पता क्या है? अजीब को कहते हैं अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट को ऑफुल कहते हैं. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. मजा आ रहा है ना? नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं. नाउ आई विल टेल यू सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग. Research and write down the new meaning of each of these words
which are used in computing and by people using internet. इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं, और ये नए वर्ड आए हैं, हैक। हैक का मतलब क्या होता है? हैकर्स जो होते हैं, those who smartly access our computer, तो हैक हो जाता है, हैक कर लिया आपका कंप्यूटर। बग, प्रॉब्लम, बग आ जाता है यानी प्रॉब्लम आ जाती है। क्रैश, क्रैश मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड, करप्ट। ठीक है। माउस, माउस चूहे को बोलते हैं। माउस इज अ स्मॉल डिवाइस, ये जो छोटी सी डिवाइस इसको माउस कहते हैं। ओके, यू कैन सी दिस, इस डिवाइस को माउस कहते हैं। ओके। पोस्ट, पोस्ट किसको कहते हैं? पोस्ट कोई आप टॉपिक लिख करके कुछ लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल आर्टिकल। प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट मीन्स जो आपने टेक्स्ट है वो आपको रिटन फॉर्म में जो पेपर में लिखते थे वही चीज आपको प्रिंटर में से निकला है, अ पेपर फ्रॉम द प्रिंटर। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी में से देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आप इनको पूरा करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी से देख करके देखेंगे। मैंने आपको काफी आइडिया दिया है, यूज टेक द हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड राइट दीज मीनिंग्स। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल्सो अबाउट पंक्चुएशन, दैट इज हाइफन। हाइफन, हाइफन कहते हैं बेसिकली माइनस साइन को। देखिए ये जो साइन लगा हुआ है इसको हाइफन कहते हैं। अ स्मॉल डैश यूज टू लिंक वर्ड, दो वर्ड को जोड़ने के लिए अक्सर एक डैश इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हाइफन कहते हैं। हाइफन आर ऑफन बट नॉट ऑलवेज यूज्ड इन कंपाउंड नाउन। कहां पर इस्तेमाल होता है इनका? कंपाउंड नाउन में। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। दो नाउन को मिला दिया, बिकम कंपाउंड नाउन। जैसे वन वर्ड बेडरूम, टू वर्ड्स विंडो पेन। ठीक है, विंडो पेन यानी जो ये शीशा जिसमें लगता है उसको विंडो पेन कहते हैं। खिड़की के जो हिस्सा होता है, हाइफिनेटेड, मिड एयर, मिड और एयर दो वर्ड मिलकर के बन गए, ये कंपाउंड नाउन हो गया। कंपाउंड वर्ब के साथ में भी आएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ में भी आएगा, कंपाउंड नंबर के साथ में भी आएगा, कंपाउंड फ्रैक्शन के भी। सबका एक एक एग्जांपल दे दिया। कंपाउंड वर्ब, वन वर्ड प्रूफ रीड, हाइफिनेटेड आइस स्केट। कंपाउंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्वालिटी आएगी, वहां पे एक्शन था, प्रूफ रीड दोनों एक्शन है। स्टे इन द एयर, जैसे आपने इस चैप्टर में देखा भी, चैप्टर में आए इस तरीके से, यस, स्टे इन द एयर। 33 नंबर में आ गया, 33 ऐसे लिखेंगे। फ्रैक्शन में 1/2 ऐसे लिखेंगे। पीपल डोंट ऑलवेज एग्री वेदर अ हाइफन शुड बी यूज और नॉट। लोग अक्सर इस्तेमाल करने में चूक जाते हैं। आपने कभी 33 में ऐसे लिखा हुआ देखा है? नहीं देखा होगा। 1/2 में ऐसे लिखा नहीं। इट्स अ गुड आइडिया टू चेक इन द डिक्शनरी एंड ऑलवेज यूज हाइफन कॉन्स्टेंटली इन योर ओन वर्क। आप आज से अपने वर्क में हाइफन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करें, आप उस वर्ड को एक बार डिक्शनरी में जरूर देख लीजिए। अगर हाइफन लगा हुआ है तो हाइफन लगा दिए, नहीं है तो मत लगाइए। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, यहां पर तो आप लगा सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड नाउन से इफ शुड बी रिटन एज वन वर्ड, टू वर्ड और हाइफनेटेड। अब इनमें आपको ढूंढना पड़ेगा। टूथ पेस्ट, अब इनका मीनिंग आप डिक्शनरी में देखिए, और डिक्शनरी में अगर हाइफनेटेड है तो आप हाइफन लगाएंगे, और अगर हाइफनेटेड नहीं है तो आप हाइफन नहीं लगाएंगे। आप डिक्शनरी में देख लीजिए, जैसे क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सरे। ओके, मैं डिक्शनरी आपके सामने रखता हूं, ठीक है। क्या है आपके सामने? एक्सरे। देखिए एक्सरे आ गया आपका। एक्सरे क्या है? इसमें हाइफन लगा हुआ है, हाइफन लगा हुआ है, इसलिए हम हाइफन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू कैन यूज दिस डिक्शनरी। एक डिक्शनरी आप इस तरीके से लिटिल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश हो। इंग्लिश में हिंदी वाली की जरूरत नहीं है, अब आपको इतनी इंग्लिश आती है कि जनरल आसान वाले वर्ड आते हैं आपको। ओके,
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करेंगे। टूथपेस्ट, स्विमिंग पूल, एक्सरे, रेनफॉल, ये सब आते हैं आपको। 1 मिनट में डिक्शनरी में देखेंगे और लिख लेंगे अगर हाइफन लगना है नहीं लगना है। राइट दिस नंबर एंड फ्रैक्शन इन वर्ड्स। देखिए यहां पर था 1/2, 1/2 को 1/2 लिख दिया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 2/5, ठीक है, 2/5, 44, 7/8, 97, यहां पर हाइफन लगा करके लिखेंगे सब में। यूज दीज, नाउ नेक्स्ट इज use these compound adjective in the sentence of your own. Sugar free. My father is diabetic, so he takes tea sugar free. So he takes sugar free tea. ऐसे भी लिख सकते हैं. Quick thinking. Doing maths is not easy. It requires quick thinking. Well known. Muhammad is a well-known personality in Islamic world. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Open air. I want to live in a house where there is plenty of open air. देखिए मैं सारे आपको सबको बता रहा हूं, ये आप खुद बना सकते हैं सेंटेंसेस। अब तो आप बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। Okay, now coming to next page, spelling. IE और EI words, कहां पर IE वाले वर्ड की स्पेलिंग आएगी, कहां पर EI? Beware, there are many exceptions to this rule. अब ये जो exceptions हैं इसमें कुछ, यहां पर आपको एक रूल सिखाया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बार पहले बता दी इस रूल में कई एक्सेप्शन है, यानी जरूरी नहीं है कि ये रूल फॉलो होगा हर जगह, लेकिन बहुत सी जगह पर होगा, कुछ जगह पर नहीं भी होगा। ओके, इट कैन बी ट्रिकी टू रिमेंबर वेदर द वर्ड इज स्पेल्ड यूजिंग IE और EI। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, बड़ा ट्रिकी है। सम रूल कैन हेल्प, कुछ रूल के जरिए से आपकी हेल्प हो सकती है कुछ एक्सटेंट तक, 100% नहीं, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी। I comes before E, I जो है वो E से पहले आएगा, कब? when the sound is E, जब E की साउंड आएगी तब। एक्सेप्ट आफ्टर C के बाद अगर आएगा तो फिर आपको E ही पहले आएगा, चाहे साउंड E की निकल जाए। ओके, रिलीव, रिसीव, देखिए दोनों, रिलीव, रिसीव। यहां पर L था इसलिए I आया, यहां पर C था इसलिए EI आया। रिसीव, आवाज बिल्कुल सेम निकले। लीजर, ओके। द टू लेटर्स IE and EI usually form a single sound, but there are other words where the two letters are pronounced separately, as in reimbursed. बहुत सी जगह पर आ तो सही रहे लेकिन फिर भी तोड़ करके पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में ऐसे ही इस्तेमाल होता है, रूल बन गया, उन्होंने ऐसे ही इस्तेमाल किया, तो अब हमें इंग्लिश सीखना है तो भाई उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, और इंग्लिश नहीं सीखना है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, कमिंग टू दिस, कॉपी द टेबल बिलो, राइट ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स अंडर। अब इसके नीचे जो बॉक्स दे रखे इसमें लिखना है EI बिकॉज द साउंड इजंट E की आवाज नहीं है तो इस वाले में आएंगे। बिकॉज इट्स फॉलो C, क्योंकि C के बाद आ रहा है तो C वाले इसमें आ जाएंगे, जैसे डिसीव, रिसीव्ड, कंसीट। समझ में आ गया? IE बिकॉज साउंड इज E, ठीक है, IE, जैसे देयर, तो देयर में E की साउंड नहीं आ रही है तो देयर लिख दिया यहाँ पे, देयर। डिसीव यहां आ जाएगा। नाइदर, E की आवाज तो नहीं है तो नाइदर आ जाएगा। रिसीप्ट, एट, E तो नहीं है, एट,
ईट तो नहीं कहते हैं, एट तो यहां आ गया। फील्ड, ई तो फील्ड इसमें आ गया। समझ में आ रहा है? अब आप इसको करिए, ये आपको करना पड़ेगा, मैं करा दूं। ओके चलिए। सोवरेन, सोवरेन एन इसमें आ गया। बिलीव, ईव। कंसीट, wield, wield. Brief, brief. Wait, wait. Wheat तो नहीं, देखिए मैंने आपको बताया। रेन, रेन। ये रेन RAIN वाला नहीं है, मीनिंग आप डिक्शनरी में से देखिए। चीफ, चीफ। रेनडियर, रेनडियर, रेनडियर। रेनडियर है, रेनडियर तो यहां आएगा रेनडियर। रेनडियर नहीं है ना। शील्ड, वेन, वेन है, वीन तो नहीं है, वेन। लीजर, अचीव, चीव। हेयर, rain, rain. Hair, hair. Relief, freight, forfeit. Peace, retrieve. समझ में आ गया? आप इसको गौर से देखेंगे तो आप कर सकते हैं। ओके, आपको सब कुछ मैंने बता दिया। डू इट इन योर कॉपी। Think of two words of your own for each spelling pattern in the table in activity A and these words under the correct heading. अब आपको दो वर्ड अपने दिमाग से सोचना है और इसके हेडिंग में लिखना है। If you stuck, तो बताइए, देखिए कुछ ही बता रहे हैं। Think of some words from the same word families as these activity A. इसमें से receipt, neither, either, मैं आपको बहुत बता दूंगा इसमें से, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस एक्सपेंडेड नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस को एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं? नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड, पर्सन प्लेस थिंग, किसी चीज के नाम को कहते हैं। ओके, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डजंट मेक सेंस ऑफ इट्स ओन, उनमें कुछ ऐड करेंगे तो नाउन फ्रेज क्या होता है? जिसमें नाउन भी ऐड हो। नाउन फ्रेज क्या है? इंक्लूड्स अ नाउन एंड अदर वर्ड्स लिंक टू इट। नाउन भी है और दूसरे वर्ड भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, इट वॉज फन टू गेट अ न्यू रेड बलून। अ न्यू रेड बलून नाउन भी है, एक फ्रेज भी है, तो नाउन फ्रेज कहलाता है। अ नाउन फ्रेज कैन इंक्लूड, इनमें से क्या क्या चीज होती है? ए डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड दा भी हो गया। एन इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट दा हो गया, इनडेफिनेट ए और एन हो गया। देखिए डेफिनेट क्या होता है? दा जब लगता है किसी चीज में, द सीलिंग, तो आप किसी खास सीलिंग की तरफ बात कर रहे हैं। अ सीलिंग, कोई सी भी सीलिंग। द सीलिंग मतलब मैं अपनी सीलिंग के बारे में बात कर, या किसी खास जगह पर सीलिंग है। लुक एट द सीलिंग, तो कहीं पर भी देखेगा, कहीं पर इंसान देखेगा खास, अब उसके हाथ को देखेगा किधर वो इशारा कर रहा है। लुक एट द सीलिंग, तो कौन सी सीलिंग को देखना है? लुक एट द सीलिंग। अब आप फोन पे किसी बात कर रहे हैं, लुक एट द सीलिंग, अपनी तरफ सीलिंग पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, कोई सी भी सीलिंग हो देख लीजिए, ठीक है। एन इनडेफिनेट आर्टिकल, अब बलून कोई सा भी बलून हो सकता है। एन ऑरेंज, एक ऑरेंज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज का बताना। दिस दैट, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप, बता रहे हैं ये यहां है या वहां है। सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल। प्लूरल में क्या होगा? दोज, दीज, दोज गेस्ट, दीज स्पाइस। एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल हो सकता है। द रिंकल्ड क्लोथ, रिंकल्ड, झुर्रियां पड़े हुए कपड़े, कपड़े होते हैं
आपने उसको बिना आयरन किए रख दिए, कैसे हो जाएंगे? ऐसे ही मोड़ के रख देंगे तो क्या होगा? wrinkled. A possessive adjective. The possessive adjective. Possessive मतलब वो बताएगा किसका है वो. My, your, his. My appointment, your appointment, his bedroom, my bedroom, your bedroom. Word that say how much or how many. How much और how many. How much उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. How many उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. How much time. How many pencils. Some nights. A lot children. A lot children. मालूम नहीं कितने. A lot. Some nights. Okay. What? La hawla wala quwwata illa billah. Now coming to next. What are noun phrases in each sentence? इस sentences में देख करके बताना. I have a big red balloon. Noun phrase बताइए कौन सा है? A big red balloon. A big red balloon. क्योंकि इसके साथ में क्या है? आ लगा हुआ है. दा भी लग सकता है. This, that, those, these, wrinkled, my, his, some, lot of. ये सब लग सकते हैं. This dirty floor. This dirty floor. There are a lot of guests. A lot of guests. That small bedroom. That small bedroom. मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा हूं, आपको बता दिया. ठीक है. Make each noun into noun phrase. अब इसमें noun phrase में कन्वर्ट करना है by adding part of speech shown in the bracket. Definite article. देखिए definite article क्या है? The. Poem. The poem. Indefinite article plus adjective. Indefinite ये हो गया. Adjective ये हो गया. है नहीं? अब आइए. Trick. Indefinite आ या an आ आएगा और उसके साथ में क्या? एडजेक्टिव है. ठीक है. माई ट्रिक. ठीक है. माई ट्रिक. दिस इज माई ट्रिक. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया साथ में. दिस इज माई ट्रिक. An easy trick. An easy trick. Okay, demonstrative adjective. अब आपको demonstrative adjective भी लेकर के आना है यहां पर. demonstrative adjective आप ऊपर देखिए बॉक्स में कौन से हैं. this feeling, this night, that night. easy है. ठीक है. Rewrite each sentences replacing a definite and indefinite article in the noun phrase with a possessive adjective. Okay, we have bought a balloon. अब क्या करना है? Rewrite this sentence replacing a definite article or indefinite article in the noun phrase with a possessive adjective. We have bought your balloon. ठीक है. अब possessive आ गया ना. योर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया. वी हैव बॉट हिज बलून. डैड इज पेंटिंग द सीलिंग. डैड इज पेंटिंग आवर सीलिंग. है नी? ओके, नेक्स्ट इज दे हैव अ गेस्ट अराइविंग. दे हैव देयर गेस्ट. THEIR. देयर गेस्ट अराइविंग. देयर गेस्ट अराइविंग. I must make the bed. I must make my bed. ये possessive हो गया. ओके. बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? बोर हो रहे हैं तो थोड़ी देर आप वीडियो पॉज करके 5 मिनट रिलैक्स कर लिए, वापस आ जाइए, क्योंकि आज बस ये पेज बस रह गया है. और अगर नहीं है, थोड़ा बोरिंग नहीं हो रहा है, तो आप ये पेज कंप्लीट कर लीजिए. ये क्योंकि पूरे वीक का वर्क है तो इसलिए ज़्यादा दिया जाता है और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का वर्क दिया जा रहा है. तो आप आराम से एक सब्जेक्ट को आराम से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में भी अच्छे से आएगा.
Okay, contrasting feelings. In the poem The Balloon, page 46 and 47, the poem is at first really pleased with the balloon that says on the ceiling. पोएम में स्टार्टिंग में 46 47 पेज में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्टार्टिंग में तो खुश था, वो प्लीज था बलून से. नेवर मोर, अब इन बातों से पता चला, नेवर मोर विल आई हैव दैट मॉर्निंग ब्रिंग डाउन फीलिंग waking up and seeing balloon I bought the day before lying on the floor. As the poem goes on, the feeling change. Starting में feeling कुछ थी, अब feeling कुछ हो गई. अब क्या है? I don't want to live with the horror. अब मैं इस डर के साथ नहीं देना. डर है उसके अंदर, इसका मतलब of the balloon that will, और क्या of the balloon that will be up there tomorrow. अब मैं सोचता हूँ पता नहीं होगा नहीं होगा, ये झांकता रहेगा मुझे वहां से, मैं इस डर के साथ में जी रहा हूं. तो फीलिंग चेंज हो गई. यू आर गोइंग टू राइट एन अकाउंट अबाउट अ सिचुएशन वेर यू आर वेरी प्लीज्ड और एक्साइटेड इन द बिगिनिंग. आप स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटेड थे, फीलिंग वेरी डिफरेंटली एज द सिचुएशन गोज ऑन. बाद में आपकी सिचुएशन जो है चेंज हो गई. फॉर एग्जाम्पल, आप 3 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन ले सकते हैं. मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, सुन करके बहुत अच्छा लगेगा. चूज अ सिचुएशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस. आपने एक्सपीरियंस किया है, कोई सिचुएशन है. यू कैन यूज वन ऑफ दीज और थिंक ऑफ अ ओन आइडिया. इनमें से कोई ले सकते हैं. अ शॉपिंग ट्रिप. आप कभी शॉपिंग ट्रिप पे गए, शुरुआत में एक्साइटेड थे, फिर फीलिंग चेंज हो गई. स्कूल ट्रिप पे गए कहीं घूमने, शुरू में बहुत एक्साइटेड थे, बाद में आप परेशान हो गए. ये शुरू में बहुत परेशान थे, बाद में खुश हो गए. अटेंडिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट. आप एक स्पोर्ट्स इवेंट अटेंड करने के लिए कहीं गए, ठीक है, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, वहां जाकर के आप फिर बाद में परेशान हो गए. डिसाइड हाउ यू फील बिफोर द सिचुएशन. आप पहले बताइए सिचुएशन से पहले आप कैसे फील कर रहे थे. यू माइट बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और माइट बी ड्रेडिंग इट. आप शुरुआत में ऐसा था कि अरे ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा, लेकिन क्या था कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, ड्रेड हो रहा था. दोनों में से हो सकता है. What happened to change how you feeling about the situation? आप चेंज कैसे हो रहे हैं और अब आपको कैसा लग रहा है. What happens? क्या हुआ to change? किस वजह से ऐसा चेंज आया आपकी फीलिंग में. How you are feeling about the situation? आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में. ओके, अब प्लान योर अकाउंट. मैं आपको सब एक साथ बताऊंगा तो आपको बहुत आसान समझ में आएगा. मैं कई चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन सारा क्वेश्चन समझने के बाद बताऊंगा. प्लान योर अकाउंट. यूज द फर्स्ट पैराग्राफ टू सेट द सीन. पहले आप पैराग्राफ को सीन सेट करेंगे. ओके, मैं बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आप जो सिचुएशन ले वो क्या लें. अ स्कूल ट्रिप नहीं लें, अ शॉपिंग ट्रिप नहीं लें, अटेंडिंग स्पोर्ट इवेंट ये भी ना लें. आप लें क्या, ऑनलाइन स्टडीज या स्टडीज इन लॉकडाउन. ठीक है, एक्सपीरियंस इन लॉकडाउन. इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं. क्या होगा, आपको कैसा लगा लॉकडाउन में. लॉकडाउन में आप बहुत एक्साइटेड थे इनिशियली, आपका नया स्कूल शिफ्ट हो रहा था वहां पर. यू वॉन्टेड टू गो देयर, यू वॉन्ट टू सी हाउ स्कूल लुक्स लाइक, हाउ देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड, हाउ कैन वी प्ले ओवर देयर. यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट देन यू रियलाइज that this is lockdown. We cannot go out of our houses. We have to stay in our houses, right? And we have to face challenges. Initially you thought this lockdown is for 1 month or 2 months. Then you realize that this lockdown is going to end 3 months, 5 months, or maybe full year. No one knows. Now your feeling changes. Oh my God, how is it possible? Allah, how is it possible? Now your feeling is changing, right? Now you have to write on this. Now what do you do? What do you have to do? You have to do this. Plan your account. ठीक है, मैं आपके हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं. ठीक है, यूज द फर्स्ट पैराग्राफ टू सेट द सीन. आप पहले में सीन सेट करेंगे. What is the situation you are writing about? आप क्या लिख रहे हैं. Now this is
about my experience in lockdown period. From 24 March 2020 to 15 अगस्त 2020, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डेट आपको बता रहा हूँ, डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक यही डेट हो, ठीक है। यूज द सेकेंड पैराग्राफ टू एक्सप्लेन हाउ यूर फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। अब आप पहले बता सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लॉकडाउन मत लिखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखिए माई न्यू स्कूल, ठीक है। I am so, अब second paragraph, I am so excited to feel, I am so excited that I'll be going new school. Wow, I will be going there by a bus. MashaAllah, very good. So I will be enjoying with my friends. I will be talking to them in the bus, and I will be meeting school students, other class of students of other classes also. Then I will enter the school, I'll see the big playground, maybe I can play in the morning also, and in the afternoon we will be having games period. Oh wow, mashallah, I'm waiting for that day. आपने पैराग्राफ लिख दिया. The third paragraph, explain what happens, क्या हुआ एकदम से. Oh my God, I was about to start going to the new school, but lockdown happened. Government has announced a lockdown for a period of 90 days, for a period of 1 month, and now it goes on extending to 4 months, to 5 months, and now the life has become in lockdown. We are living with lockdown. Schools are not opening, though lockdown is there, is not there, but school is not allowed to open. We are very upset. Now use fourth paragraph, explain how your feeling changed. My feeling changed. Initially, I was excited that I was doing online homework. I thought it's a good experience, but then I realized it's a waste of time, and I wanted to be there with my friends in the school. I wanted to be with the teachers. I want to discuss in detail, but now I'm not getting opportunity to talk to them. I'm only seeing the videos. I'm only going through the WhatsApp groups. And the whole day I'm busy with the mobile. I'm not interested with the mobile. I don't like this mobile. Right? तो आप, मैं जान के आपको जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप अपने आइडियाज लिखें, थोड़े आइडियाज मेरे भी ले सकते हैं. नाउ यूज योर प्लान टू राइट योर अकाउंट. मैंने कितनी आपको टिप्स दे दी हैं, अगर आपको इसको दोबारा सुनना है आप दोबारा सुन सकते हैं, बट प्लीज 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 आप अपने आइडियाज खुद लिखेंगे, ठीक है. कम से कम 4 पैराग्राफ लिखेंगे, 4 पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में 2-2, 3-3 लाइन तो कम से कम लिखेंगे आप. नाउ यू आर ग्रोन अप, तो आप कम से कम 2 पेजेस का लिख सकते हैं, इंशाल्लाह. इफ यू ट्राई यू कैन डेफिनेटली राइट. नाउ दैट्स इट फॉर द डे. नाउ दिस इज कंप्लीट lecture, alhamdulillah. So I have covered many things. It's a long task listening to this long video of almost 1 hour, so it's difficult task. May Allah give you more strength. May Allah guide all of us. May Allah reunite us as He has united us in this world. May He reunite in Jannah. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.